सभी को नमस्कार। कुछ अंतराल के बाद लोक कथाओं में से एक कहानी बुद्धिमान का सम्मान। लेखक का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करती हूँ लोक कथा बुद्धिमान का सम्मान। बहुत पहले की बात है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी एक बड़ी सुंदर नगरी थी। वहां के राजा के मंत्रिमंडल में 99 मंत्री थे। राजा एक नए बुद्धिमान मंत्री की खोज में थे, ताकि वे अपने मंत्रियों की संख्या पूरी 100 कर सके। राजधानी से कुछ दूरी पर एक बड़ा हरा भरा मैदान था। वहां कुछ नटों के डेरे पड़े हुए थे। एक डेरे में भरत नाम का एक नट रहता था। उसका लड़का रोहिल बड़ा बुद्धिमान मंत्री था। अपनी तेज बुद्धि के कारण वह नटों को बहुत प्यारा था। एक बार भरत रोहिल को लेकर खेल तमाशे दिखाने उज्जैनी गया। वहां 2-3 खेल तमाशे दिखाकर पिता पुत्र डेरे को लौटे। लौटते समय शिप्रा के तट पर भरत ने रोहिल से कहा, बेटा, मैं पास के गांव से कुछ खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूं, तब तक तुम यहीं बैठो। पिता के जाने के बाद समय काटने के लिए रोहिल नदी के किनारे रेत के घरौंदे बनाने लगा। अपनी अद्भुत याददाश्त से उसने रेत पर सारी राजधानी का खाका खींच दिया। उसमें उसने बाजार, कोतवाली, राजमहल, बाग बगीचे, मंदिर सब ठीक जगह बनाए। इसी समय उज्जैनी के महाराज घोड़े पर सवार उधर आ निकले। रोहिल ने उनसे बेधड़क होकर कहा, श्रीमान, घोड़ा संभाल कर हाँकिए, इधर राजमहल है। राजा घोड़े से उतर पड़े। उन्होंने रोहिल से पूछा, कैसा राजमहल? रोहिल ने रेत पर बने उज्जैनी के नक्शे को दिखाकर कहा, यह राजधानी उज्जैनी है और हमारे राजा का महल है। राजा बड़े चकित हुए। मन ही मन बालक की प्रशंसा करते हुए उन्होंने रोहिल से पूछा, बच्चे, तुम उज्जैनी कितनी बार गए हो? रोहिल ने कहा, श्रीमान, अपने पिता के साथ मैं उज्जैनी पहली बार ही गया था। वहां तो दिन रहकर अब वापस बस्ती जा रहा हूं। वो रोहिल की बुद्धि तथा उसके बातचीत के ढंग से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने रोहिल से उसका नाम पता पूछ लिया। उसे शाबाशी देकर वे राजधानी लौट गए। उनके मन में रोहिल की बुद्धि का सिक्का ऐसा जम गया कि उसे वह अपने मंत्रिमंडल में रखने की सोचने लगे। परंतु इसके पहले उन्होंने बालक रोहिल की बुद्धि की पूरी परीक्षा लेनी चाहिए। काफी सोच विचार कर उन्होंने नटों के पास ये आज्ञा भिजवाई, मैं तुम्हारे यहाँ शीघ्र ही आने वाला हूँ। मेरे ठहरने के लिए ऐसा मंडप बनाओ जिसका छाजना वह शिला हो जो तुम्हारी बस्ती के बाहर पड़ी है। वहां एक सिंहासन भी रखवा देना। आज्ञा का ठीक ठीक पालन होना चाहिए। इस आज्ञा से नटों में खलबली मच गई। बात की बात में इस अजीब आज्ञा का पालन कैसे हो सकता था? उनको चिंतित देखकर रोहिल ने एक और शिला के नीचे की मिट्टी खुदवानी शुरू कर दी। खुदाई के साथ साथ वह खाली जगहों में मजबूत खंभे लगवाता गया। अंत में जब शिला के नीचे की सारी मिट्टी खुद गई, तो शिला खंभों पर थमी रही। इस प्रकार एक अच्छा मंडप बन गया, जिसका छाजन वही शिला थी। रोहिल ने इस मंडप को अच्छी तरह बुहारा और वहां एक सिंहासन रखवा दिया। सारा काम जल्दी ही पूरा हो गया। ठीक समय पर राजा आए और मंडप को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नटों से पूछा, किसकी सलाह से यह मंडप बना?
नटों ने रोहिल का नाम बता दिया। राजा खुश होकर राजधानी को लौट गए। दूसरी बार राजा ने कुत्ता भेजकर कहलवाया, इस कुत्ते को बिना किसी दूसरे कुत्ते के लड़ा दो। सब लोग बड़े हैरान और परेशान, पर रोहिल तुरंत एक शीशा उठा लाया और उसे कुत्ते के सामने रख दिया। शीशे में परछाई देखकर कुत्ता उससे लड़ पड़ा। रोहिल की इस चतुराई का समाचार पाकर राजा फिर बड़े ही प्रसन्न हुए। अब की बार राजा ने कहला दिया, तुम्हारी बस्ती के पास जो नदी है उसकी रेत से एक मोटी रस्सी बंटवाकर भेज दो। भला रेत की भी कहीं रस्सी बंटती है? और नट तो बेचारे घबरा गए, पर रोहिल के चेहरे पर शिकन तक न आई। उसने दूत से कहा, महाराज से जाकर कहो कि हम नट लोग तो खेल तमाशा करना जानते हैं, रस्सी बांटना क्या जाने। परंतु यदि महाराज अपने यहाँ से थोड़ी रेत की रस्सी नमूने के लिए भिजवा दें, तो उसे देखकर हम वैसी ही रस्सी बांट लेंगे। दूत के मुंह से रोहिल का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हुए, परंतु कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर नटों के पास आज्ञा भिजवाई, तुम्हारे गांव में जो मीठे पानी का कुआं है उसे हमारे यहाँ भिजवा दो। रोहिल ने दूत को उत्तर दिया, हमारे गांव का कुआं हमारी ही तरह गंवार है, राज दरबार के कायदे नहीं जानता, इसलिए अकेले जाने में उसे डर लगता है। यदि महाराज अपने कुएं को यहाँ भेज दें तो वह उससे ढांढस बंधाकर साथ ले जा सकता है। इस उत्तर से राजा को रोहिल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा हो गया। उन्होंने उसे दरबार में बुला भेजा, परंतु फिर एक कड़ी शर्त लगा दी, ऐसे समय आओ जब न तो दिन हो न रात, न उजाला पाक हो न अंधेरा पाक, न छाया में आओ न धूप में, न भेंट लेकर आओ न खाली हाथ। फिर से एक नई समस्या, चुनौती थी रोहिल के सामने। रोहिल अमावस और परिवा के संधि काल की गोधूली में सिर पर चलनी का छाता लगाकर राज दरबार पहुंचा। महाराज के सामने सिर झुकाकर उसने गीली मिट्टी का एक गोला भेंट किया और नम्रता से कहा, पृथ्वीपति, यह आपकी ही पाली पृथ्वी का एक छोटा टुकड़ा है, इसे स्वीकार कीजिए। महाराज दंग रह गए। भरे दरबार में उन्होंने रोहिल को छाती से लगा लिया और कहा, रोहिल, तुम आज से मेरे मंत्रिमंडल के सबसे बड़े मंत्री हुए। मेरे मंत्रिमंडल का खाली स्थान आज पूरा हुआ, यानी कि 100 मंत्री बन गए। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो, अगर बुद्धिमानी से, सोच समझ से और अनूठे तरीके से अगर हमें अपने विचार करें और उस समस्या को सुलझाने में अपना ध्यान लगाएं, तो क्या हमें उसका अनोखा अनूठा जवाब नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं कि अगर हमारे पास इंटेलेक्ट है, पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है, तो एवरी चैलेंज इज वेरी स्मॉल, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। आई एम श्योर यू लाइक द स्टोरी। आशा है कहानी बहुत पसंद आई होगी। और ये कहानी मैं अपने पिताजी और माताजी
को समर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे हमेशा यही सिखाया है कि चाहे चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर अगर सोच समझकर काम करेंगे धैर्य से, ईमानदारी से, तो हर समस्या, हर चुनौती का समाधान है। और ये कोई किसी के ऊपर विजय पाने वाली बात नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप का हौसला और दूसरे लोगों को प्रेरित करने का समय होता है, मौका होता है, जो हमें ईश्वर ने दिया हुआ होता है। धन्यवाद। आपको कहानी पसंद आई होगी, इसी आशा के साथ एक और कहानी लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। लेकिन इस कहानी को आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताइए अपने फीडबैक में। इस कहानी को रोचक बनाने में मेरी मदद की श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। धन्यवाद।